डॉक्टर सुबह सवेरे पाकिस्तान और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है और स्ट्रोक जो है दिमाग के सेल्स को खून की बाकसरत मकदार ना पहुंचने को कहते हैं और इससे दिमाग को खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उसकी कुछ मिनटों के अंदर जो है वो मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा, आमतौर पर तो वैसे ये कहा जाता है कि जी स्ट्रोक उन लोगों को हो सकता है जिन्हें पहले 1 या 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका हो। ये बात जाननी है कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, और किसी इंसान में स्ट्रोक की अलामात जो हैं वो भी आसानी से जांची जा सकती हैं। ये आमतौर पर जो है कहा जाता है, समझा जाता है, और हम इसी तरीके से स्ट्रोक को ले रहे होते हैं। तो ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी वैसे ये कहते हैं कि जब किसी को स्ट्रोक हो रहा हो, मतलब वो आपको फील हो कि जी कि इसको मसला हो रहा है, तो बर वक्त अगर आप अस्पताल पहुंच जाएं तो इलाज भी मुमकिन हो सकता है। तो ये होता क्या है वैसे, हमने ये जानना है, और अलामात जो है हमको अलामात जाना क्या बहुत है, ज़रूरी है कि आम जो रीजंस बंदा क्या है, हैं। बिल्कुल हाँ। एग्जैक्टली जो आम अगर घर में किसी को हो जाए इस तरह का मसला, तो कैसे उसको बर वक्त मतलब इसकी जो है तशखीस की जाए और उसको फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वाले से हम बात भी करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा। सबसे पहले तो हमें इसकी अलामात के बारे में बताइएगा कि इसकी अलामात होती क्या है, किस तरह से हम जान सकते हैं कि इस बंदे को स्ट्रोक अब हो रहा है या हो गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस बंदे के चेहरे को देखें, और जब वो हंसता है तब देखें। तो अगर आपका चेहरा जो है एक साइड से बिल्कुल नीचे ढलकना शुरू हो जाए, ड्रूप हो जाए, मतलब इस तरह से थूक भी गिर रहा है या एक तरफ से इस तरह से टेढ़ा हो जाए, नंबर 1 वो अलामत होती है। उसके बाद होता है कि आप उसको बोलें कि अपने बाजुओं को ऊपर करो। अगर बाजू ऊपर करेगा और एक साइड का बाजू बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे पूरा बाजू हो गया, टांग हो गया, और एक पूरा जो धड़ का साइड है उसमें आपको एक्सट्रीम किस्म की वीकनेस हो गई, आपको कमजोरी फील हो रही है और वो आप हिला नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे। तीसरा होता है कि आपकी जो स्पीच है, मतलब आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर लड़खड़ाहट शुरू हो गई, आप सही तरह से बात नहीं कर पा रहे। चौथा होता है अचानक बहुत जोर का आपके सर में दर्द हुआ, या फिर आपको देखने में अचानक से आपकी नजर धुंधली हो गई या नजर चली गई, चकरा के आप गिर गए, डिजीनेस हुई है, सिवियर किस्म का चक्कर आया है और गिर गया है। तो इनमें से कोई भी स्ट्रोक की अलामत हो सकती है और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें सब कुछ टाइम है। अगर पहले आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपने फौरन ट्रीटमेंट करवा दिया है, डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो वो आपके स्ट्रोक को डायग्नोज करके आपको ट्रीटमेंट देंगे और इससे बच सकेंगे आप। और सिर्फ इससे मौत ही नहीं होती बल्कि डिसेबिलिटी, ये जो माजूरी है, ये सबसे ज्यादा इसका लीडिंग कॉज जो है वो स्ट्रोक है। और स्ट्रोक में एक और चीज मैं बताती चलूं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की रग से जब ब्लड सप्लाई बंद होता है तभी स्ट्रोक नहीं होता, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक की किस्में होती हैं, एक हैमरेजिक स्ट्रोक होता है जो दिमाग की रग फट जाने से, जिसे हम हैमरेज कहते हैं, वो भी स्ट्रोक होता है। और एक होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसे हम TIA कहते हैं, जो स्ट्रोक से पहले होता है, एक शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उस वक्त आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए और जाके रेगुलरली अपना हार्ट की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, हार्ट टेस्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल करानी है, देखना है कभी भी दिल के अंदर चिकना ना जमा हो जाए, क्योंकि जिन लोगों में चिकना जमा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल रेज्ड होता है या जिनका ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हाइपरटेंशन होता है, या जो बहुत लोग स्मोक करते हैं या OCP, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, वो उनका इस्तेमाल करते हैं, इन सारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कभी भी उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए TPA का जो है इस्कीमिक स्ट्रोक में फौरन अगर TPA आपको लग जाए, जो कि आपको डॉक्टर ही लगा सकता है, तो वो बेस्ट है। और अगर आपको पता है कि मुझे जो है मेरा फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल रेज है, या मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हूँ, या मैं ब्लड प्रेशर का पहले ही मरीज हूँ, तो आपने ब्लड प्रेशर को ट्रिगर नहीं करना, आपने बहुत सॉल्ट डाइट नहीं लेनी, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को नहीं छोड़ना। और खुदा ना खास्ता ऐसी अलामात आ जाए तो फौरन फिर आप, जैसे डिस्प्रिन होती है, उसको फौरन पी लेना भी एक सॉर्ट ऑफ मेजर है। उसमें काफी दफा जब तक आपको टाइम मिलता है जाने का, पहुंचने का हॉस्पिटल, बचत हो सकती है। तो आज जो आलमी दिन मनाया जाता है उसमें यही स्ट्रोक अवेयरनेस दी जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी अलामात में आपने तरह तरह के हरबे नहीं करना शुरू हो जाना फर्स्ट स्टेज पे, आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपनी हार्ट हेल्थ का वैसे भी ख्याल रखना है। और डिसेबिलिटी हो जाती है, इंसान गिर भी जाता है और गिरने के बाद फिर मजीद चोट लगने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराना और वो सब कराना बेहद जरूरी है ताकि लोग माजूरी के रास्ते ना वो हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखा यह गया है कि मर्द हज़रात में इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसकी क्या रीज़न है, या फिर ये भी मिथ है
ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, उम्र के हवाले से बताइएगा कि इसके अंदर एज का भी कोई अमल दखल होता है? जी बिल्कुल होता है। इसमें मर्द हजरात में ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि मर्द हजरात में हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन भी या ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। एक तो खुराक में भी बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का भी रुझान होता है, हाईली ये जो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भरी चीज़ें खाने का, स्मोकर्स भी वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। लेकिन खवातीन में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दूसरे नंबर पे एज में भी यही है कि जाहिर है बड़े लोगों में एक चीज़ ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें उस वक्त तक उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत अनकंट्रोल्ड होता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा अंडर 50 एज ग्रुप में भी स्ट्रोक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है और बहुत सारे बच्चों में हम देख रहे हैं, आपको रेगुलरली दिख रहा है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है, इसलिए हमने सारे उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है जो हमारे ब्लड प्रेशर को शूट अप कर सकते हैं या इस किस्म का कोई भी हम वो कर सकते हैं। और अगर आपको एक भी दफा इस तरह से अलामात आ गई है तो जाके डॉक्टर को चेकअप कराना, उसकी पूरी असेसमेंट कराना, आपके ब्रेन का सीटी भी जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए आपका ईसीजी हो गया, एको हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल जो कि टेस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो सब बेहद जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट होती है, एरिदमिया उसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रोक के इम्कानात होते हैं। तो हमने ये सारी चीजों को बहुत मद्देनजर रखना होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मेडिकेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं जैसे कि खून को पतला करने के लिए, लेकिन इसका भी तो एज का होना ज़रूरी नहीं कि किस एज से मेडिकेशन पे जो है पेशेंट वगैरह जो हो उनको लगा देना चाहिए, या फिर अगर हम देखें कि यंग एज में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें वो ज़्यादा है, तो उसको हम डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं बजाय से कि मेडिकेशन पे लगा दूँ। देखिए मेडिकेशन के ना क्राइटेरिया होता है, आपने नंबर्स देखने होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो वो देखते हैं कि किस कदर बढ़ा हुआ है। अगर तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फिक्स हो सके, मतलब स्मोकिंग छोड़ने से, डाइट कंट्रोल करने से, ट्रांस फैट छोड़ के आप मेडिटेरेनियन डाइट पे आ गए हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपके नंबर्स अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड और आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर मेडिकली इंटरवीन करना बेहद जरूरी होता है। उसमें स्टैटिन होते हैं, फाइब्रेट्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं और वो उतनी देर के लिए दिए जाते हैं जब तक कि वो कंट्रोल ना हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि हर बंदे का केस भी फर्क होता है, उसकी एज, बॉडी, मेटाबॉलिज्म, हर चीज को देखते हुए फिर प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा ये भी बताइएगा, हमने प्रिवेंशन की भी बात की है, इम्कानात की भी बात की है, सारी डिस्कशन की है। इलाज, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है उसके बाद क्या इलाज मुमकिन है? आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया था, अगर माजूरी की तरफ कोई शख्स जा रहा है तो उसको फिजियोथेरेपी उसकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माजूरी हो रही है तो फिर इलाज क्या है? ये सारी चीज़ें भी ज़रा इलाज के हवाले से बता दीजिएगा। जी, इलाज में ये है कि एक तो हमने सेकंड टाइम उसके स्ट्रोक होने को रोकना है। हमने बहुत ज्यादा उसके कॉज पे गौर करना है कि भाई अगर इस्कीमिया हुआ था, किसी ब्लॉकेज की वजह से हुआ था, तो वो ब्लॉकेज क्यों था, दिल या दिमाग में कौन सा प्रॉब्लम था, तो उस हिसाब से उसकी मेडिकेशन और उसका कंट्रोल करना है। हेमरेजिक हुआ था तो उसकी क्लिपिंग की जाएगी, सर्जरी जो कुछ भी। अब उसकी वजह से एक दफा वो माजूर हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस वक्त उसकी ये फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेहद जरूरी होती है। स्पीच थेरेपी, स्वॉलोइंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी। इसमें फिजियोथेरेपी में कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं होती है, एक्सरसाइजेस होती है, इंटेंस मशीन का इस्तेमाल होता है, हॉट एंड कोल्ड आपको कंप्रेस का इस्तेमाल होता है, उससे वो आपके मसल्स को और आपके उनको रीजनरेट कर रहे होते हैं। अब बहुत सारी और चीजें भी आ गई हैं, जिस तरह पीआरपी है, जिस तरह से स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिस तरह से कुछ बिल्कुल लेजर्स भी होते हैं, वो सब भी आपकी जो है उस तरफ सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, उस तरफ आपकी नशोनुमा को इंक्रीज करते हैं साइड पे। और फिर साथ साथ जब आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी जो है वो आहिस्ता, बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट कैन टेक फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स। और बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो पूरी की पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी जो है वो रह जाती है। फिर उसमें ये बड़ा केयर करना है कि जो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है आपके घर का, वो सूटेबल कर दिया है आपने स्ट्रोक पेशेंट के हवाले से। आपने ये कोने खुरदरे इनको बिल्कुल वो कर दिया है और मेक श्योर किया है कि आपकी वो उनकी फॉल ना हो, क्योंकि अगर वो इस अपने उनका बैलेंस तो होता नहीं, वो खुद से तो कुछ कर नहीं सक रहे, तो वो अगर गिर जाएंगे तो मजीद नुकसान पहुंचेगा और उनको सर की चोट और इस तरह की चोटें नहीं आनी चाहिए जिससे कि मजीद उनका जो है वो डिसेबिलिटी बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी और बहुत ज़रूरी है जो आखिर में भी उन्होंने बात की वो भी बड़ी अहम है कि हमें बाद में जब इलाज की तरफ जा रहे होंगे या फिर ये भी एक हम इसको कह सकते हैं कि प्रिवेंशन है कि आप
उनके करीब से ऐसी चीज़ें उठा लें कि जिससे मज़ीद चोट लगने का खुदा ना अंदेशा हो। क्योंकि वो डिसेबिलिटी की तरफ वो होते हैं तो वो फिर वो गिर भी सकते हैं, तो उन्हें कोई सर पे चोट लग सकती है, तो इस वजह से प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है। हर बीमारी के अंदर तमाम जो माहिरीन हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो एक ही बात करते हैं कि फौरी डॉक्टर से रुजू करें, फौरी डॉक्टर से रुजू करें। कोई भी बीमारी हो, आपके कोई भी अलामात आ रही हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, खा एक छोटे सर दर्द से लेके जो आपको मुस्तकिल रहता है, आपको तो पता है ना कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो एब नॉर्मल है, तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा अच्छा हमजा, हम ये भी देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को, किसी को अगर घर में आम तौर पर ही बीपी हाई या बीपी लो है, तब भी इतना भी नॉलेज नहीं हो रहा होता है कि किस तरह से उसको डायग्नोस करना है, या हम घर में बीपी ऑपरेटर्स अगर रखे तो हम लोग उसको किस तरह से हम लोग चेक करके हम लोग उसको फौरी जो है फर्स्ट एड दे सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा मतलब देखने में भी आया कि बीपी अगर लो है तो उसको नमक पानी में डाल के पिला दिया तो वो हाई हो गया, तो वो पहले ही हाई था, तो वो जो है वो उसके लिए फिर वो मसाइल का जो है वो सामना उसको करना पड़ रहा होता है। तो खुद से घर में इस तरह से ट्रीटमेंट फौरी ना दें अगर आपको नहीं पता तो, और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर मरीज़ दूसरे मरीज़ से मुख्तलिफ होता है, इस बात को लाजमी तौर पर समझें। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं हम आज के मैच के हवाले से। बिल्कुल, आज के मैच के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और इंशाल्लाह हम उसको जीतना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने पहले 2 मौक़ों में तो भारत और न्यूजीलैंड को चारों जो शाने हैं वो चित कर लिए, लेकिन अगला इम्तिहान जब वो भी आसानी है, वो मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम उतना समझ नहीं पा रहे होते। हाँ, मतलब कि मुश्किल इसलिए लग रहा है कि हमें तो जीतने की आदत हो गई है, तो हम तो परेशानी में नहीं आ सकते। और अफगानिस्तान के साथ हम पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप में जब आए थे तो वो इमाद वसीम का अल्लाह भला करे, इमाद वसीम ने हमें जितवा दिया, वरना हमने कसर कोई नहीं छोड़ी थी मैच हारने के लिए, और आखिर में जाके हम जीत गए थे। और तब बड़ा एक मतलब इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम जीतेंगे हमजा। हाँ, वो उस तरह से ना जीते, अल्लाह करे आसानी से जीतेंगे। और बड़ी लड़ाई हुई थी वहाँ पर आपस में, मतलब कि अफ़गान जो तमाशाई थे उन्होंने पाकिस्तानी जो तमाशाई थे उनके साथ ख़ास मतलब कि अपने गुस्से का इजहार भी किया था। लेकिन आज राशिद खान ने भी यही कहा है कि जी ये मैच है, इसको मैच रहने दें, और इस तरह तो ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। खैर, हमें यह है कि हम अफगानिस्तान से जीतें और फिर हमें लगेगा कि हमने तो आराम से शायद सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उनको भी बहुत मोहतात जो है वो रहना होगा और बड़े अच्छे तरीके से खेलना होगा। और आज पाकिस्तान जीत गया तो कौमी टीम की जो सेमीफाइनल में जगह बनाने की बड़ी रुकावटें हैं वो भी अबूर हो जाएंगी। अच्छा, चलें सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान कौमी टीम के आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, फीलिंग क्या है, आराम से जीत जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम की जो बॉलिंग है वो काफ़ी तगड़ी बॉलिंग है, और अगर पाकिस्तान आज पहले बैटिंग करता है तो बड़ा मुतात हूँ कि उनको खेलना पड़ेगा, और एक तगड़ा जो टोटल है बोर्ड के ऊपर लगाना पड़ेगा, और वो मेहनत के साथ ही होगा। ये नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान है हम आराम से स्कोर कर लेंगे, उस तरह नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आमिर सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि आज भारत के मैच में जैसे हम लोग टॉस जीत के हम लोगों ने अपना फैसला किया था कि हम बॉलिंग करेंगे और वो बैटिंग करेंगे, तो आज के मैच में भी टॉस जीतना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और हमें फिर क्या फैसला लेना चाहिए होगा? देखिए, टॉस के ऊपर हमारी जो है वो क्या कहते हैं डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो नॉट नेसेसरीली कि आपने टॉस जीतना है, तो उससे पहले आपकी रिहर्सल हो जानी चाहिए कि हमें इस चीज का इदराक होना चाहिए कि अगर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं टोटल तो हमें चीजें को क्या करना है। हमें अगर गेंद गीला हो जाता है तो हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमने सिचुएशन को डील किस तरह करना है। तो आई थिंक अगर टॉस हार भी जाते हैं तो इस वर्ल्ड टूर्नामेंट है, उसमें आपकी तैयारी हर एरिया में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आमिर भी ये बताइएगा कि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर के ऊपर, हमारे मिडिल ऑर्डर जो है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी से खेलना होगा। क्या आज हम कुछ तब्दीली छोटी मोटी करके अगर नवाज़ को अंदर शामिल कर लें कि स्पिन को खेलने वाले, स्ट्राइक को रोटेट करने वाले खिलाड़ी का इजाफा हो जाए? हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर ठीक है, हफीज़ भी कर सकते हैं ये काम, शुएब मलिक भी ये काम कर सकते हैं, नीचे आसिफ बैटिंग कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसी टीम कम्बिनेशन से चले जाए।
देखिए इतनी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है हमें, ये क्रूशल मैच है। अगर आपने नवाज को ट्राई आउट करना है तो आप अगले मैचेस में कर सकते हैं। इस मैच में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको वही जो आपकी फाइनल 11 और जो कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है उसी के साथ चलना चाहिए। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं कि आप हसन अली को नया गेंद दे के देख सकते हैं, आया वो नया बॉल स्विंग कर सकते हैं। अगर वो नया बॉल शाहीन शाह अफरीदी के साथ स्विंग करते हैं तो अफगानिस्तान के बैट्समैनों के लिए परेशानी हो सकती है और थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी होगा कि वो उन्होंने दिमाग में इमाद वसीम का बिठाया होगा कि इनको खेलना है, वहां पे वो आ जाएगा तो थोड़ा बहुत सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, आमिर सुहेल साहब ये भी बता दीजिएगा कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है वो कौन से आपको लगता है कि हमें थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो अंदर आते हैं, जिस तरह इनके विकेट कीपर बैट्समैन है और साथ में जज़ाई है, उनका मोडस ऑपरेंडी एक ही है। उन्होंने आके जो है वो बॉलर के खिलाफ जारहाना तरीका अपनाना होता है। उन्होंने चांसेस लेके जो एरी फेरी स्ट्रोक खेलने हैं, बॉलर्स को अपसेट करते हैं और उसमें यह है कि अगर इनको तगड़ी लाइनर लेंथ पे बॉल किया जाए तो ये जल्दी आउट होने के इनके चांसेस हैं। और फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो फिर थोड़ा सा प्रेशर फील करना शुरू हो जाता है। उनमें वो वाली एबिलिटी नहीं है कि वो इनके टॉप ऑर्डर अगर जल्दी से वापस चला जाता है तो ये इनिंग्स को जो है वो चलाना शुरू करें और डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर लगाएं। ठीक है आमिर भी, हमने बता दिया था कि ये 12 खिलाड़ी हैं, इनमें से हम टीम फाइनल कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। इंडिया को हमने बता दिया था भाई तैयारी करके आ जाओ, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब ने अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बताया है, जिससे ना ये लग रहा है कि कोई ना कोई सरप्राइज हो सकता है। आपको लगता है कि सरप्राइज हो सकता है इसलिए खामोश हैं कि अच्छा ठीक है अभी हम बता दें, आप अभी हमारे खिलाड़ी पे तैयारी ना कर लेना? नहीं, इससे देखिए इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन जो है वो देखती है कि टीम की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। उसके बाद आपको ये पता होता है कि इस सरफेस के ऊपर मैच हो रहा है और ये सरफेस इतनी ज्यादा चेंज नहीं है, मोस्ट लाइकली इनकी सेम टीम ही खेलेगी। तो आई थिंक उनको भी, अफगानिस्तान को भी आइडिया होगा कि पाकिस्तान जो है वो कौन सी फाइनल 11 के साथ। ठीक है आमिर भी, कंडीशंस को जरा देख लें। अगर पाकिस्तान पहले बारी लेता है तो कितना स्कोर पाकिस्तान को करना होगा जो हमारे बॉलर्स शायद डिफेंड कर लेंगे, और अगर पाकिस्तान नहीं पहले खेलता, अफगानिस्तान पहले खेलता, तो हमें कहां तक उनको रोकना है कि इससे ज्यादा स्कोर ना कर रहे हो? देखिए पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो उनको 160 का सोचना चाहिए, क्योंकि आपने देखा जो टीमें जिन्होंने भी 180-90 का सोचा है पहले बैटिंग करते हुए, वो 150 भी नहीं कर सके और 150 के लाइन भी स्कोर कर सके। आप यहाँ पे दुबई में देख रहे हैं, इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 150 किया, कल श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा मौका था बड़ा टोटल करने का, उन्होंने भी जाया कर दिया। सो आपने बड़े तरीके से यहाँ पे क्रिकेट खेली और लुकिंग एट अफगानिस्तान बॉलिंग अटैक, तो आई थिंक अगर आप शुरू में 150 का सोच के मैदान में आते हैं और आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, 10 ओवर के ऊपर आप रीअसेस करें, 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, उसमें फिर आप डिसाइड करें कि 1 ओवर के ऊपर चांस लेना और बड़ा ओवर हासिल करके तो जो हम 150 का सोच रहे हैं उसको 160 पे ले जाए, एक और ओवर अच्छा आपको मिल जाता है 170 पे चले जाए। सो यहाँ पे आपको छोटा सोच के बड़ा हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर आप बड़ा सोच के आएंगे तो फिर आपको स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नए बॉल के बाद बॉल बल्ले के ऊपर नहीं आता। हाँ, अगर कंडीशंस अच्छी मिल जाती हैं, पिच बहुत ही अच्छी है जिसके ऊपर बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा है, तो फिर मोमेंटम के साथ खेलते जाएं। लेकिन हमें बड़ा टोटल करने के लिए क्या कोई बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी चाहिए या नहीं, जो है वो वही रहना चाहिए, उसी के साथ हमें अफगानिस्तान के साथ खेलना चाहिए? देखिए बैटिंग ऑर्डर आपने पिछले मैच में भी किया है कदरे चेंज, आपने इमाद वसीम को पहले भेज दिया। आपने डिटरमिन यही करना है। अगर आप एक और चीज पाकिस्तान को जो करने की जरूरत है कि अगर आपकी पार्टनरशिप लगी हुई है और वो टूटती है और नया बैट्समैन अंदर आता है, जो सीनियर बैट्समैन उन दोनों में से होगा, उसने मेक श्योर करना ये एक और पार्टनरशिप लगे। उसने हिटे मारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर 2 बैट्समैन आपके नए आ जाए क्रीज के ऊपर मिडिल ओवर्स में, तो एकदम से मोमेंटम किल हो जाता है। सो आपको जो है प्लान करके यहाँ पे खेलना पड़ेगा। ज्यादा मेरा ख्याल है क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं,
एक्सपेरिमेंट और पंगे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फनकारियां मारने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा वही हमारे की टू सक्सेस यही है कि 50 से 65 रन हमने करने हैं सिंगल डबल्स के साथ, और बाकी हमने रन जो करने हैं वो करने हैं बाउंड्रीज से। मतलब हमें ये नहीं करना कि भाई हमने 120-25 रन करना है बाउंड्रीज के साथ और बाकी 30-40 रन करना है। यही की टू सक्सेस है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो पार्टनरशिप्स बड़ी जरूरी होंगी, और अगर पाकिस्तान ये कंसिस्टेंटली करता है पार्टनरशिप्स, तो इवन पहले बैटिंग करते हुए आप जो है बड़ा टोटल लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो स्पिन बैट्समैन है, उनको जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं जिस तरह नजीब है, उनको कोशिश करनी चाहिए आगे खेलने की। और जो इनके राशिद खान है लेग स्पिनर, उनको इस तरह खेलना चाहिए कि ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है या मीडियम पेसर बॉल कर रहा है जिसका गेंद अंदर आता है। अगर इस स्ट्रेटजी से खेलेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान बैटर्स विल बी बेटर सर्व्ड। ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, और हम भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आज बेहतरीन खेल पेश करेगा और दुआ भी करनी है। हाँ, इकरा दुआ करवाती है ना, तो वो हम जीत भी जाते हैं। इकरा ने यही काम रखा होता है, बस दुआ करें जी, बस दुआ करें जी जीत जाए कि अफगानिस्तान के साथ भी हम जीत जाए। और उसके बाद जीत गए तो फिर हमने स्कॉटलैंड से भी करनी है, दुआ के नहीं करनी है। हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे, फिर मेरा है इंशाल्लाह फिर सेमीफाइनल में जाके हम दुआ कर रहे हैं कि क्या करना है। चलें जी, उम्मीद करते हैं बेहतरीन मैच होगा और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे